अध्याय 7 नई कुशलताएं हासिल की। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था जब दिन रात बराबर हो जाते हैं। मुझे 30 सितंबर का वह दिन याद आ रहा है जब मैंने इस द्वीप पर पहला कदम रखा था। अब मुझे 2 वर्ष पूरे होने वाले थे। पहले दिन से लेकर आज तक मेरे लिए यहाँ कोई खास उद्देश्य नहीं था। दिन भर मैं बिना मतलब भटकते हुए समय बिताता था और प्रकृति का आभार जताया करता था क्योंकि उसने अपनी गोद में मुझे सुरक्षित रखा था। बिना किसी आकांक्षा के निरपेक्ष भाव से वहाँ बड़ी ही निश्चिंतता में मैं जी रहा था। पूरे धैर्य और परिश्रम के साथ मैं बहुत सी चीज़ों के पास गया। उन परिस्थितियों के मुताबिक जो भी मुझे ज़रूरी लगी मैंने सबको पाने का प्रयास किया। नवंबर और दिसंबर का महीना आने वाला था। मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरी जौ और चावल की फसल पककर तैयार होगी। मैंने थोड़ी सी ज़मीन खोदकर इसको उगाया था। मेरे पास रखे ज़्यादातर बीज खराब हो गए थे लेकिन जितने बचे थे उतने ही मैंने बो दिए थे। इधर मेरी फसल ठीक ठाक बढ़ रही थी। एकाएक मैंने देखा कि कुछ दुश्मन पैदा हो गए हैं जो शायद बकरियां या जंगली जानवर थे। इनसे इनका बचाव कर पाना मुमकिन नहीं लग पा रहा था क्योंकि उन्हें इसकी बालिया के मीठेपन का एहसास हो गया था और वे कभी भी इसे खाने का उतावले थे तथा मौका मिलते ही चट कर जाना चाहते थे। मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था जिससे मैं अपनी फसल को बचा सकता था। मैंने एक झाड़ीदार बाड़ बनाने की तैयारी की लेकिन यह बहुत बड़ा बाड़ बनाना था, इसीलिए यह काम मुझे तेजी से निपटाना था। हालांकि मेरे द्वारा जोती गई जमीन बहुत छोटी थी, इसके बावजूद झाड़ीदार बाड़ को तैयार करने में करीबन 3 सप्ताह का समय लग गया। दिन रात एक करते हुए उसे तैयार किया। इस दौरान फसल को बचाने के लिए कई जानवर को मारा भी। दिन के समय मैं खुद उसकी रखवाली करता और रात को मेरा कुत्ता पूरी तालीनता से देखभाल करता। वह पूरी रात जागकर भौंकता रहता। मजबूरन कुछ समय के लिए दुश्मनों ने उस जगह को छोड़ दिया और फसल बढ़कर तैयार होने लगी। अब उसके पकने का समय नज़दीक आ गया लेकिन जिस तरह पहले जानवर का खतरा था उसी तरह अब पक्षियों का खतरा मंडराने लगा। अब अनाज की बलियां पकने लगी थी और उन पर बहुत सारे पक्षियों की नज़र गड़ी हुई थी। एक दिन मैंने देखा कि वहाँ अनेक किस्म की ढेर सारी मुर्गियों ने डेरा डाल दिया है और वे फसल को रौंद रही है। मैं उन्हें वहाँ से भगाने के लिए और तेज़ी से दौड़ा। चूँकि मैं अपनी गन को हमेशा साथ में रखता था इसलिए उस समय भी वह मेरे पास ही थी। जैसे ही मैंने गोली दागी तो मुर्गिया के बीच भगदड़ मच गई और सबकी सब वहाँ से भाग गई। मैं यह देखकर दुखी हो गया कि मेरी सभी उम्मीदों पर तुषारपात हो गया। मेरी फसल चौपट हो चुकी थी लेकिन मेरे लिए अनाज पैदा कर पाना अब संभव नहीं था। यह सोचकर मैं परेशान था कि अब मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन इसके सिवाय अब मैं कर क्या सकता था। हालांकि थोड़ी देर संभालने के बाद मैं नज़दीक गया तो मुझे लगा कि फसल कुचली तो गई है लेकिन वह अभी भी जिंदा और हरी भरी है। यदि उसकी पूरी सुरक्षा की जाए तो कुछ बचाया जा सकता है। अभी सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। इस प्रकार यदि यह बचा लिया जाए तो अनाज की अच्छी पैदावार हो सकती है। मैं अपनी गन को लोड करके वहीं बैठ गया और पेड़ पर बैठे सभी चोरों से फसल की निगरानी करने लगा, मानो वे भी मेरा वहाँ से जाने का इंतज़ार कर रहे हों। थोड़ी देर बाद यह साबित हो गया। जैसे ही मैं वहाँ से जाने लगा थोड़ी देर बाद एक एक करके वे नीचे उतरने लगे और फसल के नज़दीक जाने लगे। इस बार मैं इतना उत्तेजित हो गया कि मैंने अपने धैर्य खो दिया क्योंकि मुझे एहसास था कि यह फसल मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। इसका नुकसान होने का मतलब है इसका दोबारा हासिल नहीं हो पाना। मैं तेज़ी से अपने बाड़े में गया। गोली दागते हुए उनमें से 3 को मैंने मार गिराया। इसके साथ साथ मैं अब अलग तरीके के बर्ताव करना चाह रहा था। जैसे कि इंग्लैंड में कुख्यात चोरों को फांसी देकर उन्हें चैन में लटका दिया जाता है ताकि दूसरे लोगों में उसका आतंक कायम हो, ठीक उसी प्रकार मैंने उस तीनों को वहां बांधकर लटका दिया। उसके बाद तो ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। ऐसा लगा जैसे सभी मुर्गियां ने उस जगह को त्याग ही दिया। जब तक बीजुकों के रूप में मैंने उस तीनों को लटकाए रखा तब तक द्वीप के उस हिस्से में दूर दूर तक कोई पक्षी मुझे दिखाई नहीं दिया। दिसंबर का महीना आने वाला था और मैं फसल को पकता हुआ देखकर बहुत ही खुश था। फसल को काटने के लिए मुझे हाशिए की ज़रूरत थी जो मेरे पास नहीं था। मैंने जहाज से सामान लाते वक्त कई चीज़ें इकट्ठा की थी। उनमें इस तरह से काटने वाली कई चीज़ें थी जो उस वक्त
इस वक्त काम आ रही है। हालांकि यह मेरी पहली फसल थी, चूँकि वह बहुत ही कम तादाद में थी, इसीलिए मुझे उन्हें काटने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे इस बार की फसल मैंने इसका बीज जमा करने के मकसद से बोई थी, ताकि अब मैं इनसे ज़्यादा अनाज हासिल कर सकूं और इन्हें सुरक्षित रख पाऊं। उस समय मेरे पास अनाज तौलने वाला तराजू नहीं था, लेकिन जहां तक मैंने अंदाज लगाया, अंत में तकरीबन 2 बेसेल चावल और 2.5 बेसेल जौ की पैदावार हुई थी। मेरी ज़रूरतों के लिए कम नहीं थे और मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मेरा ख्याल रखा। इसके बावजूद मेरी परेशानियों का पूरा हल नहीं हुआ। मुझे पता नहीं था कि इसको कैसे कूटा जाए, कैसे पीसा जाए, फिर किस तरह से इन्हें पकाया जाए और कैसे इन सब की छटाई या सफाई की जाए। इन सब चीज़ों से मेरी इच्छा को बढ़ा दिया। अब मैं इसे भरपूर तादाद में पैदा करना चाह रहा था। इसके लिए इन्हें सुरक्षित तौर पर संग्रह करके रखने की ज़रूरत थी। मैं इन्हें खाना नहीं चाहता था, बल्कि अगले सीजन में बीज के रूप में इस्तेमाल करने के लिए संरक्षित रखना चाहता था। इस दौरान मुझे अपने खाने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत थी। सबसे पहले तो मेरे पास ज़मीन को जोतने का इंतज़ाम नहीं था। खोदने के लिए न कोई कुदाल थी और न ही कोई खुरपी। मैंने कुछ जुगत भिराई और लकड़ी की एक कुदाल तैयार की। इससे मेरा काम तो होने लगा, लेकिन इसमें समय बहुत लग रहा था। तब मुझे महसूस हुआ कि यदि थोड़ी सी भी लोहा इस काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाए तो परिस्थितियाँ में सुधार हो सकती है। हालांकि मैं बहुत धीरज से गड्ढे खोदता रहा और अपने कार्य के तरीके में सुधार लाता रहा। जब बीजों की बुआई का समय आया तो मेरे पास जुताई के लिए हल नहीं था, लेकिन मैं इस और इतना आशावान था कि मैंने एक पेड़ की मोटी डाली को काट कर एक हल तैयार किया। उसी से ज़मीन को खुरच कर बुआई की। फसल जब बढ़ने लगी तो मैं लगातार उसकी निगरानी करने लगा और साथ ही कई सारी चीज़ें समझ में आती गई, जैसे उसमें बाट लगाना, उसकी सुरक्षा करना, उसे काटना, सुरक्षित घर तक ले जाना, झाड़ कर अनाज अलग निकालना, बेकार हिस्से को अलग करना आदि। अब मुझे ऐसे मशीन की ज़रूरत थी जो कूट पीस सके, उसमें नमक और यीस्ट मिलाकर ब्रेड तैयार कर सके और ओवन में पका सके। बिना कहीं इन चीज़ों को देखे हुए मैं अपनी समझ के आधार पर पूरी तालीमता और आराम से सब काम करता गया और इससे मुझे इन चीज़ों की जानकारी होती रही। खैर, यह सारा काम अकेले ही निपटाना अपने आप में ही बहुत बड़ा थकाव और उबाऊ था, लेकिन मेरे पास और कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं था। नहीं वहाँ मेरी कोई मदद करने वाला था, इसलिए मैं रोज़ाना ही यह काम पूरी तन्मयता से करता रहा। मैंने अपनी एक दिनचर्या बना ली थी, जिसमें एक हिस्सा इस काम के लिए रखा था, ताकि मुझे किसी तरह की बोरियत न हो। इस बार इतनी तादाद में अनाज पैदावार हुई थी कि मैं यदि कहीं नहीं जाता और खाने का कोई दूसरा बंदोबस्त नहीं भी करता तो भी लगातार 6 महीने तक मेरे भोजन का पर्याप्त कोटा एकत्र हो गया था। लेकिन मैं अनाज की पैदावार के लिए कुछ और ज़मीन तैयार कर लेना चाहता था, क्योंकि इस बार 1 एकड़ ज़मीन में अनाज की बुआई करना चाहता था। इस काम के लिए पहले मुझे 1 सप्ताह कुदाल तैयार करने में लगे। जब वह बनकर तैयार हुआ तो वह इतना भारी था कि उससे काम करने में दोगुना श्रम लगाना पड़ा। मैं उसे लेकर काम करने गया। मैंने अपने घर के नज़दीक जितनी ज़मीन थी उसमें जहाँ तक मैं उन बीजों को बोने में सक्षम हो सकता था, मैंने बीज की बुआई की। इसके बाद मैंने फसल के बढ़ने से पहले ही झाड़ीदार बांडों से उसे पूरी ज़मीन की घेराबंदी की, ताकि कोई नुकसान न हो। इस प्रकार पिछले 1 साल के दौरान मैंने बहुत सारा काम सीख लिया। बाड़ा तैयार करने का काम इतना आसान भी नहीं था। इस काम में मुझे पूरे 3 महीने का समय लगा था, क्योंकि पूरे बारिश के मौसम के दौरान मैं कहीं भी बाहर नहीं जा सकता था। बारिश के दौरान जब मैं घर में होता था तो मैं खाली ही रहता था। मेरे पास करने को वैसे भी कुछ नहीं था। इस समय को मैंने तोते को अपनी तरह से बोलने के लिए सिखाने में बिताया और उसे बोलने की शिक्षा दी। देखते ही देखते मैंने उसका नाम बोलना सिखा दिया और अंततः वह अपना नाम बोलना सीख गया। जोर से वह बोलता पाउल, जो उस द्वीप पर ऐसा पहला शब्द था जो मैंने अपने अलावा किसी और के मुंह से आवाज़ के तौर पर सुना था। वैसे देखा जाए तो यह मेरा काम का कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन मेरे काम में सहायक जरूर था। जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे कोई रोजगार भी तो चाहिए था, इसीलिए मुझे लगा कि
मैं इसे ही इसे ही क्यों न सिखा दूँ। अब मुझे अनाज को सुरक्षित रखने के लिए कुछ पॉट बनवाने थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यह कैसा होगा। मैंने सोचा कि मौसम अभी इतनी गर्म है कि कीचड़ वाले मिट्टी से यदि कुछ घड़े आदि बनाए जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि धूप में आसानी से सूख जाएगा, जिनका बाद में अच्छा खासा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मौसम में धूप इतनी तेज थी कि दूसरा कोई जुगाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वे सूख कर सख्त हो जाएंगे और उनमें अनाज समेत अन्य जरूरी चीज़ों को सुरक्षित रख सकूँगा। इस तरह से जितने बड़े आकार का हो सका उतना बड़ा जार मैंने बनाकर खड़ा कर दिया। यह बताने में मुझे बहुत हंसी आ रही कि किस तरह मैंने तकरीब यह एक घड़ा बनाया और उसे आपस में जोड़ा। वो देखने में ही बहुत बेकार और भद्दा लग रहा था। सूर्य की प्रचंड गर्मी और धूप से वह कई जगह से चटक भी गया। इस सब काम में बहुत ही श्रम करना पड़ रहा था। यदि शब्दों में कहा जाए तो इसके लिए पंकीली मिट्टी खोजना, उसे खोद कर निकालना, इकट्ठा करना, उसे घर तक ढोकर लाना और उस पर काम करना, फिर भी 2 महीने की मेहनत के बाद उसे जार का नाम देना सही नहीं कहा जाएगा। सूरज की गर्मी से वे दोनों अच्छी तरह सूख कर सख्त हो गए थे। मैं उन्हें वहां से उठाकर आराम से ले आया और खपची से बनी 2 बड़ी टोकरियों में उन्हें सुरक्षित रख दिया। इन्हें मैंने उसी मकसद से तैयार किया था ताकि वे टूटे नहीं। उस बड़े पॉट और टोकरी के बीच में कुछ जगह बच गई थी। उसमें मैंने धान और जौ की भूसी भरकर दबाकर भर दिया। ये दोनों ही पॉट अब इसी अवस्था में खड़े रहेंगे और जब अनाज पैदा होगा तो मैं इसमें उसे सुखाने के लिए रख पाऊंगा। यद्यपि पहली बार मैंने बिना किसी डिजाइन के ही पॉट तैयार कर दिए थे, लेकिन अब मैंने पूरी तैयारी के साथ जिस तरह से मेरा हाथ काम कर रहा था, मैंने कई प्रकार के छोटे और गोल पॉट, सपाटे, प्याले, मटके और छोटे पात्र तैयार किए। वे धूप में सूखकर सख्त बनते गए, लेकिन मेरे सवालों का अंत यहीं नहीं हुआ। इन पात्रों में सब कुछ रखना तो बड़ा मुश्किल काम था। अनाज तो रखा जाएगा, पर द्रव पदार्थ कहाँ रखा जाएगा और आग को कैसे सुरक्षित रखा जाए, यह कहना बड़ा मुश्किल था। मैं जहाज पर से आग जलाने के भी कुछ साधन लेकर आया था जो खाना पकाने के लिए काम आ सकते थे, परंतु वे सीमित मात्रा में थे और किसी भी तरह की लापरवाही होने पर सब कुछ बर्बाद कर सकते थे। इसीलिए उन्हें सुरक्षित रखना भी मेरे लिए एक बड़ी सिरदर्दी थी। अब मुझे इस बारे में विचार करना था कि इन मिट्टी के घरों को आग में पकाकर मजबूत कैसे बनाया जाए। न तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी थी और न ही ऐसा करने में मैं कुशल था। फिर भी मैंने अपना प्रयास जारी रखा। तीनों मिट्टी के घरों को एक जगह रखा और उसके चारों ओर जलाई जाने वाली लकड़ियों के ढेर लगा दिए। घेरे के नीचे जलते अंगारे रख दिए और सब कुछ धू कर जलने लगा। थोड़ी देर बाद इस आग ने उग्र रूप धारण कर लिया और मिट्टी के घरे अंगारों की तरह लाल हो उठे। मैं डर रहा था कि इनमें से कोई भी या सभी चटक न जाए, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और तकरीबन 5 या 6 घंटे के बाद जब आग खत्म हुई तो ये सही सलामत थे। इनको तैयार करने के दौरान मैंने बालू के मिश्रण का भी सही तरह से इस्तेमाल किया था और अब ये इतने मजबूत हो गए थे कि किसी भी मौसम में इनके टूटने या चटकने की गुंजाइश बहुत ही कम थी। ये तीनों पके हुए घड़े देखने में कुछ खास सुंदर तो नहीं लग रहा था, लेकिन इतना तय था कि इन्हें बालू वाले ज़मीन पर सरकाते हुए कहीं भी ले जाया जा सकता था। इनमें खुश होने वाली ऐसी कोई खास बात तो मुझे नहीं दिखी, क्योंकि प्रकृति में यह कला पहले से ही मौजूद थी। मैं बड़ी बेसब्री से उसके ठंडा होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि उसे यहाँ से ले जा सकूँ। मेरे लिए अब कुछ चीज़ें आसान हो गई थी। इनमें से एक घड़े में आग को सुरक्षित रख सकता था और एक में पानी गर्म करके उसमें मांस पका सकता था। इतना ही नहीं, इच्छानुसार कुछ अन्य चीज़ों को भी पका सकता था। अब मेरा अगला काम एक चक्की तैयार करना था ताकि उसमें अनाज को पीसा जा सके। इस बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता था कि उसका डिज़ाइन कैसे तैयार होगा, इसको कैसे बनाया जाए। यह भी मुझे नहीं मालूम था कि पत्थर को काटने के मामले में मैं बिल्कुल भी अविज्ञ था, क्योंकि मेरे पास इसे काटने वाला कोई औजार भी नहीं था। कई दिनों तक मैं एक बड़े पत्थर की खोज में भटकता रहा ताकि उसे काट कर खोखला करके उसी से चक्की बनाई जाए, लेकिन मुझे पत्थर नहीं मिला। हालांकि एक ठोस चट्टान मिली जो कुछ काम के लायक लग रही थी और मैंने उसे काट कर
कुछ काम लायक बनाया। इस द्वीप पर ज़्यादातर पत्थर बालू के मिश्रण वाले थे, इसीलिए सख्त पत्थर को खोजने में बहुत दिक्कत हुई। साथ ही चक्की पर अनाज को कूटने पीसने के लिए एक भारी मसूल की भी जरूरत थी, जिसका पत्थर का होना अनिवार्य था, नहीं तो अनाज में बालू मिलने की आशंका थी। इस प्रकार इन पत्थरों को खोजने और इन्हें ज़रूरत के मुताबिक काट कर तैयार करने में मेरा बहुत समय बर्बाद हुआ। फिर भी मैंने इसका पुख्ता इंतजाम कर लिया था। अब मैं एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां मैं जलावन के तौर पर कठोर लकड़ियों का भंडार बना सकूं। इसके लिए मैंने चट्टान की एक कठोर वाली जगह को चुना और वहां अथक परिश्रम करते हुए खोल स्थान बना ही लिया। जैसे ब्राज़ील के लोग लंबी संकरी नाव या डोंगी बनाते हैं, उस जगह पर काफ़ी जलावन रखने का इंतजाम हो गया। इसके बाद मैंने लकड़ी को एक बड़ा सा भारी मसूल तैयार किया जो लोहे से कम सख्त नहीं था। इस तरह मैंने आगामी फसल को पकाने से पहले उसे सुरक्षित रखने और उसे पकाकर खाने का तमाम व्यवस्था कर ली। साथ ही अपना खाना तैयार करने की प्रक्रिया भी सीख ली। अब मेरी अगली मुसीबत थी कि एक चलनी तैयार करना, ताकि अनाज से बेकार पदार्थ को छांट कर अलग किया जा सके। बिना ऐसे किए किसी भी अनाज से कुछ भी भोजन तैयार करना संभव नहीं था। ये सबसे मुश्किल काम थे। एकाएक मेरे दिमाग में आया कि जहाज से लाए गए कैनवास को इस काम के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अब तक कई महीने बीत चुके थे, तो क्या हुआ अब सुरक्षित होगा? जो कुछ भी वहाँ था वह काम लायक नहीं बचा था। मेरे पास बकरियों के बाल थे, लेकिन मुझे उससे बुनाई नहीं आती थी जिससे चलनी तैयार हो सके। अंतिम उपाय के तौर पर मुझे यही लगा कि जहाज में जो कुछ सफ़ेद कपड़े और मलमल साथ लाए थे उनमें से ही कुछ काम निकाला जा सकता है। वैसे भी उसमें कुछ टुकड़े पड़े हुए थे जो उस काम के लिए पर्याप्त थे। इस प्रकार मैं कुछ सालों में बहुत कुछ जान गया था। मैंने यह सब कैसे किया, इसे मैं उस जगह पर अभी भी दिखा सकता हूँ। अब मेरा अगला कदम भोजन को अंतिम रूप में तैयार करना अर्थात खाना पकाने के तौर पर ब्रेड बनाने से था कि मैं किस प्रकार इस काम को अंजाम दे पाऊंगा। सबसे पहले तो मेरे पास खमीर नहीं था, वहाँ मेरी चाहत के अनुरूप कुछ भी नहीं था। मैंने उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन इसके लिए एक ओवन या कम से कम एक पैन की ज़रूरत तो थी। मैंने इस मकसद के प्रयोग के तौर पर कुछ चौड़े और उथले पीपे तैयार किए जो करीब 2 फीट व्यास के थे और करीब 9 इंच गहरे। इन सबको मैंने आग को चढ़ा दिया और एक के बाद एक मैं इन्हें चढ़ाता और उतारता रहा। इन्हें बैक करने के लिए मैं उन्हें एक आयताकार आग के भट्टी में झोंकता रहा। वैसे उसे आयताकार नहीं कहा जाना चाहिए। यह जब सारी लकड़ियाँ जलते हुए अंगारों या कोयलों में तब्दील हो गई थी, तो मैंने उसे पकाने के लिए कई बेहतर युक्तियाँ लगाते हुए मजबूत बनाया। यह काम तब तक जारी रहा जब तक मैं उसकी गर्मी को बर्दाश्त कर सका। इस तरह से मैंने ज़मीन पर ब्रेड पकाने वाले एक अच्छे पॉट का इंतजाम कर लिया था, जो मेरी समझ में दुनिया का एक अनूठे किस्म का ओवन कहा जा सकता है। मैं उस बर्तन में न केवल जौ बल्कि चावल समेत अन्य अनाज को भी पका सकता था। वैसे उस समय मेरे पास पकाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, फिर भी मैं उसमें मुर्गियाँ एवं बकरियों को मांस तो पका ही सकता था। मैंने इन चीज़ों के लिए ज़्यादा भटकने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ इन सब काम को निपटाते हुए 3 साल बीत चुके थे। इन कामों के बीच फुर्सत के समय में इस बात को समझ पाया था कि यहाँ मैं बहुत से फसलों और पशुपालन का प्रबंध कर सकता हूँ। अब मक्के की फसल को तैयार होने के सीजन नज़दीक आ रहा था और मैं अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें घर ले जाना चाहता था। अपने बड़े टोकरे को अनाज की बालियों से मैं भर देना चाहता था, क्योंकि उस समय अनाज को पीटकर उससे दाना निकालने या आटा बनाने के लिए मेरे पास कोई साधन या समय नहीं था। अब चूँकि मेरे पास मक्के का भंडार बढ़ गया था, इसीलिए मुझे बड़ा खलिहान बनाने की ज़रूरत थी। इसके लिए मैं किसी उपयुक्त जगह की तलाश में था जहाँ पूरी फसल को इकट्ठा किया जा सके। अब मक्के की पैदावार तो बढ़ी ही साथ तकरीबन 20 बुशैल जौ की पैदावार बढ़ हुई। जहाँ तक चावल की सवाल है, तो उसकी उपज भी पर्याप्त मात्रा में हुई थी। इस बार इतनी पैदावार हुई थी कि मैं भरपूर मात्रा में उसमें ब्रेड समेत अन्य खाद्य पदार्थ का निर्माण करने में सक्षम था। इतना ही नहीं,
इतना ही नहीं, अनाज की पैदावार इतना ज़्यादा हुई थी कि अब मुझे साल में केवल एक ही बार इसकी बुआई करने की ज़रूरत थी। कुल मिलाकर मेरे पास 40 बुशेल के करीब जो जौ और चावल का भंडार हो गया था, जो मेरे साल भर की खपत के लिए ज़्यादा ही था। अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था कि अब हर साल मुझे इसी तादाद में फसल को बोना चाहिए जो मेरे साल भर के खपत के लिए समुचित होगी। इन सब चीज़ों के निपटाने के दौरान मेरे दिमाग में हमेशा यह बात घूमती रहता था कि अब यहाँ से बाहर निकलते हुए ज़्यादा समय हो गया, इसलिए इस द्वीप के दूसरी ओर भी जाना चाहिए, क्योंकि बिना उधर गए वहाँ के रहस्य भी नहीं जान सकते। मैं देखना चाहता था कि यहाँ की मुख्य भूमि किस प्रकार की है, क्या यहाँ मानव भी निवास करते हैं या बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही निर्जन द्वीप है। यह अंत में लालसा थी कि यहाँ से अपने बचाव का भी कोई तरीका ढूंढा जा सकता है या नहीं, लेकिन इन सब में बहुत से खतरे भी मौजूद थे जो मुझे इस हालात में आगे बढ़ने से रोक भी रहे थे। मुझे डर था कि कहीं मैं क्रूर जंगली जानवरों के हत्थे न चढ़ जाऊं, अफ्रीका के बाघों या शेरों का ग्रास बनने जैसा बुरे हालात में मैं खुद को नहीं धकेलना चाहता था। मुझे इन सब की ताकत का भली भांति अंदाजा था कि ये कितने भयावह और घातक होते हैं, जो एक साथ कई निपट सकते हैं और उन्हें अपना ग्रास बना सकते हैं। मैंने यह भी सुना था कि कैरेबियाई तटों के पास रहने वाले दैत्य मानव भक्षी होते हैं, और जहाँ तक मेरा भौगोलिक अंदाजा था वह जगह इस किनारे से बहुत ज़्यादा दूरी पर भी नहीं था। तब मैंने इस ओर ध्यान देने का बजाय अपनी नौका की ओर देखा, जैसे मैं उससे भटकता हुआ जहाज से निकाल कर लाया था। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वह नौका तूफान में भटकते हुए इस किनारे तक आई थी, जिस किनारे पर मुझे लाकर पटक दिया था। वह बिल्कुल उसी तरह से वहाँ पड़ी हुई थी जो मैंने वह नौका तूफान से भटकते हुए इसी किनारे तक आई थी, जिस किनारे पर मुझे लाकर पटक दिया। वह बिल्कुल उसी तरह वहाँ पड़ी हुई थी जहाँ जैसी वहाँ पहले थी। लहरों के आवेग तथा हवा के तेज बहाव से वह बालू में उलटकर धंस गई थी, लेकिन पहले की तरह ही उसमें कहीं भी पानी नहीं था। उस पलटी हुई नाव की यदि मैं मरम्मत करके उसे फिर से पानी में डालने में सक्षम हो सकता था तो उसमें मैं आसानी से ब्राज़ील के लिए रवाना हो सकता था। इस प्रकार मुझे इस द्वीप से निकलने का साधन मिल सकता था, लेकिन इसकी मरम्मत करना इतना आसान काम नहीं था। चूँकि नाव पूरी तरह से पलटी हुई थी, वह इतना ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई थी कि बिना किसी की मदद से उसे उठाकर ठीक तरह से सीधा करना तो मुश्किल ही था। अकेले उसकी मरम्मत कर पाना भी मेरे बस में नहीं था। हालांकि मैं जंगल की ओर गया और वहाँ नाव की मरम्मत के मुताबिक जितनी लकड़ियाँ जुटा सकता था उतनी जुटाई। यदि मैं उसे उठाकर सीधा कर पाता तो उसकी मरम्मत करने की बात सोच सकता था, क्योंकि वह अभी भी एक अच्छी नौका थी। उसके द्वारा मैं आसानी से समुद्र को पार कर सकता था बिना किसी विशेष तकलीफ के। मैंने इस काम को तन्मयता से शुरू कर दिया और सोचा कि 3 या 4 सप्ताह में इस काम का अंजाम दिया जा सकेगा, लेकिन सीमित शक्तियों को देखते हुए मुझे यह काम असंभव सा प्रतीत हो रहा था। परंतु मैंने अपनी ओर से प्रयास नहीं छोड़ा। उसे सीधी हालात करने के लिए मैं उसके नीचे के बालू को खोदकर हटाने लगा। उसके नीचे लकड़ी की गट्ठर को टेक लगाने लगा ताकि वह उल्टी तरफ न गिरे। लेकिन जब मैंने यह काम पूरा कर लिया तो अपनी सीमित ताकत को देखते हुए उसे ठीक तरह से खड़ा नहीं कर पाया ताकि उसे पानी तक खींच कर लाया जा सके। इसलिए मैंने स्वयं को अकेले इस काम को कर पाने में असमर्थ पाने लगा। इस नौका को अपनी ज़रूरत के काम लायक बनाने के इरादे त्याग दिए। अब मैं यह सोचने के लिए मजबूर हो गया कि क्या मेरी नाव एक छोटी नौका या डोंगी को तैयार कर पाना मुश्किल है, जिसे इन हालातों में तैयार किया जा सकता है। यहाँ तक कि मेरे पास इसके लिए कोई साधन भी नहीं है। मैंने सोचा कि किसी बड़े मोटे या तने से काट कर इसे बनाया जा सकता था, और मैं इस बेवकूफ़ आदमी की तरह इस काम में जुट गया।
मैं समझता था कि कोई भी समझदार आदमी ऐसा नहीं करता कि मैं मन ही मन उसका डिज़ाइन बनाते हुए खुश हो रहा था, जबकि मैंने अब तक यह भी निर्धारित नहीं किया था कि आखिरकार यह मुश्किल काम कैसे होगा। मैं अपनी इस कठिन काम में भिड़ने के लिए तैयार था। मन में उठ रहे तमाम सवालों को विराम देते हुए केवल एक ही बेवकूफ़ी भरा जवाब निकला, जो भी हो, जैसा भी हो, मुझे यह काम शुरू करना है और मैं किसी न किसी तरह से इसे अंतिम रूप देता हूँ। मैंने एक देवदार के वृक्ष को काट कर निर्गाया। मैंने सोचा कि सोलोमन ने कैसे इसे काटकर यरूशलेम में मंदिर का निर्माण किया होगा। निचले हिस्से में इस तने को व्यास 5 फीट 10 इंच था, जबकि ऊपरी हिस्से का व्यास 4 फीट 11 इंच और उसकी लंबाई 22 फीट थी, जिसके बाद यह 2 शाखाओं में बटा हुआ था। यदि मैं कड़ा परिश्रम नहीं करता तो कतई इस पेड़ को नहीं काट पाता। इसे जड़ से काटने में मुझे 20 दिन का समय लगा था। इसे कुल्हाड़ी से पूरी तरह से साफ करने और उसकी डालियाँ, झाड़ियाँ और पत्तों को साफ करने में मुझे 14 दिन तक कठोर परिश्रम करना पड़ा। उसके बाद उसे नाव का आकार देने और उसके मुताबिक डिजाइन तैयार करने के लिए 1 माह का समय लगा। उस दौरान मैंने उसे न केवल पूरा आकार दिया बल्कि समानुपातिक ढंग से उसका निर्माण किया ताकि एक सटीक नाव को तैयार किया जा सके। इस पूरे काम को मैंने लकड़ी के हथौड़े समेत तमाम जरूरी चीज़ों के वैकल्पिक साधनों के सहारा लिया, जिसके कारण मुझे अथक प्रयास करना पड़ा। इस काम के लिए इस्तेमाल में आने वाली सभी सामान पानी में डूब चुका था, इसलिए मुझे अपनी मेहनत करनी पड़ी थी। यह बन तो गया, लेकिन यहाँ से पानी तकरीबन 100 गज की दूरी पर थी और सबसे ज़्यादा कष्टकारी बात यह थी कि उधर की ओर जाने वाले दर्रा यहाँ से अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित थी, इसीलिए उसे यहाँ से घसीट कर ले जाना मुमकिन नहीं था। इस वजह से मैंने वहाँ से ज़मीन की खुदाई कर उसे नीचे की ओर धकेलते हुए ले जाने का योजना बनाई ताकि ढाल की ओर से उसे आसानी से धकेला जा सकता है। मैंने इस काम को शुरुआत तो कर दी, लेकिन यह बहुत ही कष्टकारी कार्य था। लेकिन मैं इसे दर्द को किसी के साथ बांट सकता था, और वह कौन है जो मेरे लिए काम को हाथ में बटा सकता है। लेकिन जब काम होने लगा तो मैंने कठिनाई पर काबू पा लिया और मैं खुद पर इतना रहा था कि चलो कम से कम यदि मैं डोंगी को यहाँ तक ला सकता हूँ तो अब दूसरी नाव को भी तैयार कर पाऊंगा। तब मैंने वहाँ ज़मीन को नापा और खोदी गई नहर को चीरते हुए डोंगी तक पानी लाने का जुगत में जुट गया। मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसके लिए कितनी गहराई तक कितना चौड़ा इसे खोदना होगा। इसके साथ ही इस काम में सहायक तमाम चीज़ों को भी मैंने आकलन किया। मुझे लगा कि इसका किनारा तकरीबन 20 फीट ऊंचा है, इसीलिए मुझे कम से कम कितनी गहराई तक खोदना ही होगा। इस प्रकार सभी चीज़ों का आकलन करने के बाद मैं फिर से अपने इस कार्य में पूरी जी जान से जुट गया। इस काम ने मेरे पूरे हृदय को पूरी तरह से व्यथित कर दिया। आखिर मैं किस तरह की मूर्खतापूर्ण चीज़ों से निपटने में लगा हूँ, इसमें कितनी मेहनत करनी होती है। इस बातों को समझे बिना मैं किसी काम में जुटा हुआ था। मुझे नहीं पता कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत के साथ इस काम में जुटा रहा। इस काम को करते हुए मुझे आभास हुआ कि यहाँ पर मेरा 4था साल गुजर रहा है। मैं पूरी निष्ठा के साथ अपने कामों में जुटा रहा। मैं ईश्वर को ध्यान करते हुए और उसकी कृपा और सहयोग से दिल की गहराई से अपने इस कार्य से जुटा रहा। इस तरह पूरी मेहनत का यह नतीजा रहा कि मैं इस तरह के सभी काम करना जान गया और इन कार्य में मैंने महारत हासिल कर ली। अब मैं इस तरह के असंभव से लगने वाले कामों को करने में पूरी तरह से कुशल हो गया था।